अब आपका टॉपिक है युग्मक जनन, जिसे आप इंग्लिश में गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस, तो देखिए इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि जनन अंगों में युग्मकों का निर्माण होना ही युग्मक जनन कहलाता है। और आप जानते हैं कि जनन अंगों में हम स्टडी करते हैं टेस्टिस एंड ओवेरीज की। तो टेस्टिस और ओवेरी यानी वृषण तथा अंडाशय की जो जर्माइनल एपिथेलियम है, इट मीन्स जनन उपकला की सेल्स में अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा युग्मक जनन होता है। अब इस क्रिया से जो नर है इसमें शुक्राणु का निर्माण होगा एंड जो फीमेल यानी मादा है उसमें अंडाणु का निर्माण होता है। अब ये जो प्रोसेस है इसके कुछ स्टेप होते हैं, यानी इनकी कुछ अवस्थाएं होती हैं। तो अब हम वही देखेंगे, फेजेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। तो इसकी जितनी फेज हैं पहले इनके नाम देख लेते हैं हम। तो फर्स्ट फेज है आपकी गुणन या मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकंड है आपकी ग्रोथ फेज एंड थर्ड है परिपक्वन फेज। तो देखिए ये जो फर्स्ट फेज है इसमें सेल्स की जो संख्या है वो बढ़ती है, यानी जर्माइनल एपिथेलियम की सेल्स में डिवीज़न होता है जिससे वहाँ पर पूटक सेल्स की वृद्धि होती है। सेकंड है ग्रोथ फेज। इस ग्रोथ फेज में उन पूटक सेल्स की वृद्धि होती है, यानी वो आकार में वृद्धि करते हैं, यानी वहाँ पे फिर से कोशिका विभाजन होता है। थर्ड है परिपक्वन प्रवस्था, यानी ये सेल्स अपने काम के लिए तैयार हो जाती हैं। ये जितनी फेज आपने देखी हैं ये तीनों ही फेज युग्मक जनन में जो दो भाग हैं, यानी शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन, इन दोनों में ही ये तीनों अवस्थाएं मिलती हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं शुक्र जनन, या फिर आप इसे कहते हैं शुक्राणु जनन। तो याद देखिए कि शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया को ही हम शुक्र जनन या शुक्राणु जनन कहते हैं। इंग्लिश में है आप कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो अब शुक्राणु जनन कहाँ हो सकता है? वृषण में यानी टेस्टिस में। और किससे होगा? टेस्टिस की जर्माइनल एपिथेलियम यानी जनन उपकला कोशिकाओं से। इस क्रिया में टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यानी शुक्र जनन नलिकाएं, तो ये क्रिया शुक्र जनन नलिकाओं में होती है। इसके मुख्य रूप से दो भाग हैं। फर्स्ट है पूर्व शुक्राणु का निर्माण, इट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, और सेकंड है शुक्र कायांतरण यानी स्पर्मियोजेनेसिस। तो आपको याद कर लेना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस के दो स्टेप हैं। फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड एंड सेकंड है स्पर्मियोजेनेसिस। यानी शुक्र जनन में सीधे शुक्राणु का निर्माण नहीं होता, पहले पूर्व शुक्राणु का निर्माण होगा, उसके बाद उसमें कुछ परिवर्तन होता है जिसे हम शुक्र कायांतरण कहते हैं, तब आपके शुक्राणु का निर्माण होगा। आगे हम देख रहे हैं, तो फर्स्ट टॉपिक लिया है आपने ये वाला पूर्व शुक्राणु का निर्माण। देखिए तो आप देख रहे हैं पूर्व शुक्राणु का निर्माण। तो याद करिए कि यह क्रिया जनन काल के प्रारंभ होने से ही पूर्व में प्रारंभ हो जाती है। इसकी तीन अवस्थाएं हैं, वही गुणन, वृद्धि और परिपक्वन। तो फर्स्ट अवस्था है गुणन अवस्था। याद कर लीजिए कि इसमें प्रारंभिक जनन सेल्स का आकार व केंद्रक अन्य सेल्स की अपेक्षा में बड़ा होता है। तो गुणन अवस्था में क्या है, जो आपकी प्रारंभिक जनन सेल्स, जिसे इंग्लिश में आप प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स कहते हैं, इनका आकार तथा इनके केंद्रक का आकार अन्य सेल्स की अपेक्षा में बड़ा होता है। इस कंडीशन में समसूत्री विभाजन होता है, ये आपको याद रखना है। तो समसूत्री विभाजन द्वारा गुणन प्रवस्था में शुक्राणु जनक कोशिकाएं यानी स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बनती हैं। तो आप शॉर्ट में कह सकते हैं कि गुणन प्रवस्था में प्राइमोर्डियल जर्म सेल यानी प्रारंभिक जनन सेल से शुक्राणु जनक सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बनती हैं। ये सेल्स डिप्लॉयड होती हैं यानी द्विगुणित होती हैं। इनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या उसी तरह जोड़े में होती है। तो याद कर लीजिए कि गुणन अवस्था में स्पर्मेटोगोनिया सेल्स या शुक्राणुजनक सेल्स का निर्माण हुआ है जो कि डिप्लॉयड हैं, और यहाँ विभाजन कौन सा हुआ है आपका? समसूत्री विभाजन। इसके बाद हम इसके सेकंड फेज देखते हैं, ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज जैसा कि नाम से ही हमें दिख रहा है कि यहाँ वृद्धि होती है, और स्पर्मेटोगोनिया में
आवश्यक पदार्थ का संचय होता है जिससे ये सेल्स बड़ी हो जाती हैं। इन्हें ही शुक्राणु सेल्स या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। तो देखिए, आपकी जो ये फेज थी गुणन अवस्था, तो गुणन अवस्था में आपके शुक्राणुजनक सेल्स बनती हैं और ग्रोथ फेज में आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या शुक्राणुजनक सेल्स बनती हैं। तो ये कुछ नाम हैं जो आपको याद ही करने हैं। सेकंड है, लास्ट है इसमें मैचुरेशन फेज, यानी यहाँ पे ये सेल्स अपने काम के लिए तैयार हो जाती हैं, यानी पूर्व शुक्राणु के निर्माण के लिए तैयार हो जाती हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट होता है। तो मियोसिस यानी जो अर्धसूत्रीय विभाजन है वो मैचुरेशन फेज में होगा। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस फर्स्ट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज होती है। अब यहाँ पर द्वितीय अर्धसूत्रीय विभाजन होगा जिससे 4 अगुणित स्पर्मेटिड बनते हैं। इसकी जो लैंग्वेज है थोड़ी टिपिकल है, डायग्राम से बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। तो इस तरह से स्पर्मेटिड के निर्माण में ये 3 पद होंगे। इसके बाद आता है स्पर्मियोजेनेसिस जिससे शुक्राणु बनता है। तो देखिए डेफिनेशन स्पर्मियोजेनेसिस टॉपिक, ये क्या है? स्पर्मेटिड से यानी पूर्व शुक्राणु से शुक्राणु का निर्माण होना ही स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। तो याद करिए कि जो पूर्व शुक्राणु बना है वो एक गोल अचल रचना होती है और इस रचना को एक चलित, यानी यहाँ वर्ड होना चाहिए गतिशील, गतिशील धागेनुमा शुक्राणु में परिवर्धन हो जाता है। यानी स्पर्मियोजेनेसिस में पूर्व शुक्राणु का शुक्राणु में परिवर्तन होता है। ये पूर्व शुक्राणु गोल व अचल होते हैं और जब स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तब ये गोल और अचल संरचना एक धागेनुमा लंबी और गतिशील संरचना में परिवर्तित हो जाती है। शुक्राणु का साइटोप्लाज्म विलुप्त हो जाता है जिससे वो हल्का हो जाए तथा उसकी अब गति आसानी से हो सके, तथा तारक केंद्र के कशाभ निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया इसके चारों ओर लिपटकर सर्पिलाकार आवरण बना लेते हैं। गोल्गी बॉडी एक्रोसोम में रूपांतरित हो जाती है। प्रत्येक शुक्राणु के विकास में 2 से 2.5 माह का समय लगता है। अब इस पूरे प्रोसेस को हम डायग्राम से समझेंगे, यानी एक फ्लो चार्ट से समझेंगे। तो देखिए, आप जो प्री स्पर्मेटेड या स्पर्मेटेड का निर्माण देखा था उसे आप ऐसे समझ सकते हैं। जो उसमें 3 फेज थी। फर्स्ट फेज थी आपकी मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकंड ग्रोथ एंड थर्ड इज मैचुरेशन। तो मल्टीप्लिकेशन इस फेज स्टार्ट होती है प्राइमोर्डियल सेल से या प्रारंभिक जनन सेल से। इसमें क्या होगा आपके, देखिए ये 2n सेल है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल या प्रारंभिक जनन सेल, इनसे 2n सेल बन रही हैं। तो इसका मतलब है गुणसूत्रों की संख्या सेम है। इट मीन्स यहाँ पर समसूत्री विभाजन हुआ है। तो आप याद रखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन फेज में समसूत्री विभाजन होगा और इसके लास्ट में जो आपको 4 सेल मिलेंगी, इन सेल्स को हम स्पर्मेटोगोनिया सेल्स कहते हैं। तो स्टार्ट हुआ है प्रारंभिक जनन सेल से और एंड हो रहा है शुक्राणुजनक सेल्स पर। यहाँ तक है आपकी मल्टीप्लिकेशन यानी गुणन अवस्था। इसके बाद आपकी आती है वृद्धि अवस्था यानी ग्रोथ फेज, और हम जानते हैं कि इसमें सेल्स का आकार बड़ा हो जाता है। तो स्पर्मेटोगोनिया, ये ही सेल्स यहाँ पर हमने एक सेल्स में बनाया है ये, लेकिन ये हर एक सेल में होगा। स्पर्मेटोगोनिया आकार में वृद्धि कर लेती है और अब इस सेल को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल यानी प्राथमिक शुक्र कोशिका कहा जाता है। अब यही सेल एंटर हो जाएगी मैचुरेशन फेज में। तो मैचुरेशन आपकी ग्रोथ फेज एक बहुत ही छोटी फेज है इन स्टेप्स के बेसिस पर। तो देखिए यहाँ तक 2n सेल चली आ रही है यानी द्विगुणित कोशिकाएं हैं, लेकिन अब यहाँ देखिए मियोसिस यानी अर्धसूत्रीय विभाजन हो रहा है और अर्धसूत्रीय विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इसीलिए ये जो सेल्स बनी हैं यहाँ पे देखिए हमने लिखा है n और इन सेल्स को हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। इनमें फिर से विभाजन होगा और हर एक यहाँ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है,
तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण हुआ और अब इनमें फिर से विभाजन होता है और इस विभाजन से ये 4 सेल्स बनती हैं। इन सेल्स को ही हम स्पर्मेटिड या पूर्व शुक्राणु कहते हैं। आप इसे इस तरह से एक साथ देख सकते हैं, कुछ इस तरह से। तो देखिए, स्टार्ट हुआ प्राइमोर्डियल सेल से और इस मल्टीप्लिकेशन के एंड में, मल्टीप्लिकेशन फेज के एंड में हमें मिला स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से मिली प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मिला है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से मिल गया है स्पर्मेटिड यानी पूर्व शुक्राणु। तो स्पर्मेटिड का बनना ही आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है, पूर्व शुक्राणु का निर्माण। यहाँ से इस सेल से इस स्पर्म का बनना कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस। देखिए, यहाँ तक आने में सेल एन यानी अगुणित हो गई है और यहाँ पर जो पूर्व शुक्राणु था गोल अचल संरचना थी और यहाँ पे लंबी पतली हो गई है। तो इस तरह से आप इस फ्लो चार्ट के सहारे इस पूरे प्रोसेस को बहुत ही शॉर्ट में इजीली समझ सकते हैं। अब चलते हैं इससे आगे। अब हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। देखिए, यानी शुक्राणु की संरचना, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुक्राणु एक सूक्ष्मदर्शीय संरचना है जो कि पतला और लंबा होता है और लंबाई दी है 60 माइक्रोमीटर। इसके निम्न 4 भाग हैं: हेड, नेक, मिडिल और टेल। तो इसमें से फर्स्ट पार्ट हमने लिया है हेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं हम। तो डायग्राम में देखिए, कुछ इस तरह से आप इसे डिराइव करेंगे और जब आप इसे ड्रॉ करें, यानी जब इस डायग्राम को बनाएं, तो आपको केंद्रक से स्टार्ट करना है। तो इस तरह से एक रचना केंद्रक बनाएंगे आप और इस तरह से स्ट्रक्चर आप बना लेंगे इसकी सहायता से। इसमें देखिए, ये पार्ट, फर्स्ट पार्ट एक्रोसोम है, एक्रोसोम के बाद केंद्रक है, केंद्रक के बाद ये जो गोल रचना आपने बना ली है, इसे हम कहते हैं अग्रतारक केंद्र और इसके एंड पॉइंट पे जो होगा उसे हम कह देंगे दूरस्थ तारक केंद्र। अब याद करिए कि एक्रोसोम और केंद्रक जिस भाग में है उसे हम कहते हैं शीर्ष यानी हेड। इसके बाद का भाग छोटा सा जो संकरा भाग है इसे हम कहते हैं ग्रीवा और ग्रीवा के बाद का भाग कहलाता है मध्य भाग। और लास्ट में क्या है? लास्ट में है आपकी पूंछ। अब देखिए, तो ये तो डायग्राम हुआ। अब इसे हम यहाँ देखते हैं। तो देखिए, हेड क्या है? शीर्ष भाग है, एक बड़ा है, इस एक बड़ा एन केंद्रक इसमें होता है। अब एन केंद्रक का मतलब है अगुणित केंद्रक होता है। केंद्रक से पहले ही एक्रोसोम होगा और एक्रोसोम में जल अवघटनी एंजाइम होते हैं और इन जल अवघटनी एंजाइम्स में एक एंजाइम आपको याद कर लेना है, हाइएल्यूरोनिडेज एंजाइम। सेकंड पार्ट है नेक। तो देखिए, नेक एक छोटा भाग है जिसमें 2 तारक केंद्र या सेंट्रियोल होते हैं, जिन्हें हम प्राइमरी सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल यानी अग्र तारक केंद्र और दूरस्थ तारक केंद्र कहते हैं। और यहाँ पर जो डिस्टल यानी दूरस्थ तारक केंद्र है, इससे अक्षीय सूत्र का निर्माण होता है। अक्षीय सूत्र का मतलब कि ये जो सूत्र बने हैं, ये जो रचना बनी है, ये आपका ये सब ये अक्षीय सूत्र है। आगे देखते हैं इसे। तो देखिए, जो मध्य भाग है, आप जानते हैं कि इसमें कुछ सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं और इनका क्रम 9+2 होता है। अब ये बात हमने 11th क्लास में समझी होगी कि ये 9+2 क्रम क्या है। अगर आप नहीं जानते हैं तो फिलहाल इसे याद कीजिए। और इस पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और ये सिंबल दिया गया है कि यहाँ अनगिनत माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, यानी इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। लास्ट पार्ट है आपका टेल। यह अंतिम लंबा भाग है और अक्षीय सूत्र इसी के मध्य से अंत तक उपस्थित होता है। यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है कि एक कॉपुलेशन या सेक्स या फिर मैथुन में 30 से 40 करोड़ शुक्राणु स्खलित किए जाते हैं, यानी 30 से 40 करोड़ शुक्राणु
मादा योनि में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने पूरा शुक्राणु का निर्माण देखा और आपने देखा कि शुक्राणु की संरचना कैसी होती है। अब हम देखते हैं कि अंडाणुओं का निर्माण, जिसको हम बोलते हैं oogenesis। तो देखिए oogenesis क्या है। मादा अंडाशय में अंडाणु के निर्माण की क्रिया को ही oogenesis या फिर हिंदी में हम इसे कहते हैं अंडजनन। तो परिभाषा आप लिख लेंगे कि मादा अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होना अंडजनन कहलाता है। अब देखिए ओवेरीज की जर्मिनल एपिथेलियम की प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, तो बिल्कुल उसी तरीके से वहाँ भी आपका जो स्पर्मेटोजेनेसिस था वो आपका प्राइमोर्डियल जर्म सेल से स्टार्ट हुआ था और वही प्रोसेस सेम यहाँ है। इसमें भी 3 फेज हैं। फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ, मैचुरेशन, यानी हिंदी में गुणन, वृद्धि और परिपक्वन अवस्था। तो देखिए फर्स्ट हम ले रहे हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। तो बिल्कुल वही है कि जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर वृद्धि करती हैं। यह सेल्स अंडाणुजन या डिंबाणुजन या उगोनिया सेल्स कहलाती हैं। बस अब नाम चेंज हो रहा है क्योंकि यहाँ अंडाणुओं का निर्माण हो रहा है, लेकिन स्टार्टिंग वहीं से होगी आपकी। सेकंड है ग्रोथ फेज। तो ये जो उगोनिया आपके बने हैं, ये उगोनिया सेल्स पोषक पदार्थ एकत्रित करके यानी अवशोषित करके आकार में वृद्धि कर लेंगी और निश्चित आकार के पश्चात इन्हें प्राइमरी oocyte कहते हैं। सभी उगोनिया सेल्स प्राइमरी oocyte नहीं बनाती हैं, कुछ सेल्स छोटी रह जाती हैं और जो सेल्स छोटी रह गई हैं उन्हें हम पूटक सेल या फॉलिकल सेल्स कहते हैं। थर्ड फेज है आपकी मैचुरेशन फेज। प्राइमरी oocytes में मियोसिस फर्स्ट द्वारा 2 सेल्स का निर्माण होगा, एक बड़ी व एक छोटी। इसे हम, ये जो छोटी सेल है इसे हम कहते हैं प्रथम ध्रुवीय सेल और जो बड़ी सेल है इसे हम कहते हैं सेकेंडरी oocyte। आगे देखिए कि मियोसिस सेकंड, इसके बाद यानी यहाँ मियोसिस सेकंड में ये 2 सेल्स का निर्माण हो जाता है। इसके बाद होता है मियोसिस सेकंड और इसमें सेकेंडरी oocyte में स्पर्म के प्रवेश के बाद होता है। यानी ये जो प्रोसेस है मियोसिस सेकंड, ये तब होगा जब सेकेंडरी oocyte में स्पर्म एंटर कर जाएगा, यानी शुक्राणु एंटर कर जाएगा। सेकेंडरी oocyte मियोसिस सेकंड द्वारा एक बड़ी सेल ओवम तथा एक छोटी सेकेंडरी पोलर बॉडी बनाती है, यानी वही ध्रुवीय काय। यहाँ प्रथम ध्रुवीय काय बन रही थी, यहाँ पर आपकी द्वितीय ध्रुवीय काय बनेगी। फर्स्ट पोलर बॉडी भी कभी कभी विभाजन द्वारा सेकेंडरी पोलर बॉडी बना लेती है। अब याद करेंगे कि ओवम का जो व्यास है वो 0.1 मिलीमीटर है। पीतक के कारण इसका आकार ऐसा होता है और ओवम में एक बड़ा केंद्रक है जिसे जननिकाशय या जेनिटल वेसिकल कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा अंडाणु का निर्माण और यहाँ अवस्था बिल्कुल उसी जैसी है आपकी। अब हम देख रहे हैं ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी ह्यूमन में, मानव में भ्रूण का निर्माण किस तरह होता है। तो देखिए कि सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे कि निषेचन पश्चात। अब निषेचन क्या है कि नर तथा मादा युग्मकों के संयोजन की क्रिया को निषेचन कहते हैं, जिससे युग्मनज बनता है। तो देखिए निषेचन के पश्चात युग्मनज बनेगा, फिर उस युग्मनज से भ्रूण बन जाएगा और इस भ्रूण में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों की एक क्रमिक श्रृंखला होती है जिसे हम भ्रूणीय परिवर्धन कहते हैं, जिससे भ्रूण वयस्क जीव में परिवर्तित होता है। तो देखिए भ्रूण है, इसमें कुछ परिवर्तन हो रहे हैं जिनका एक फिक्स क्रम है, इसलिए हमने यहाँ लिखा है क्रमिक श्रृंखला, जिससे वयस्क में या शिशु में परिवर्तित होता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, भ्रूणीय परिवर्तन। तो भ्रूण में परिवर्तन के दौरान आनुवांशिक नियंत्रण का अध्ययन करना परिवर्धन जीव विज्ञान कहलाता है। तो ये आपकी बायोलॉजी की एक ब्रांच है। भ्रूण में होने वाली सभी क्रियाएं भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाती हैं। नेक्स्ट देखिए कि ये जो एम्ब्रियोजेनेसिस है इसका अध्ययन एम्ब्रियो
लॉजी कहलाता है। अब इसके फेजेस देखते हैं। तो फेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी भ्रूणीय प्रवर्धन का विकास जो है उसकी कितनी अवस्थाएं हैं वो यहाँ है। फर्स्ट है युग्मक जनन यानी भ्रूण बनने के लिए निषेचन होगा, निषेचन के लिए युग्मक चाहिए, तो फर्स्ट है युग्मक जनन। सेकंड है निषेचन, थर्ड विदलन, उसके बाद है तूतक यानी मोरूला का निर्माण, उसके बाद कोरकपुटी यानी ब्लास्टुला, नेक्स्ट गैस्ट्रुला और लास्ट में है गैस्ट्रुला से शिशु का निर्माण। तो ये इतने स्टेप हैं जो कि आपके 12th क्लास के सिलेबस में हैं और ये सारे स्टेप किसके हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस के स्टेप हैं या एम्ब्रियोजेनिक डेवलपमेंट के स्टेप हैं। अब हम इनमें से एक एक स्टेप को देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट स्टेप है इसका गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन, और ये आप पढ़ चुके हैं कि युग्मक जनन किस तरह से होता है, आप जानते हैं उसकी मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं हैं, वही गुणन, वृद्धि, परिपक्वन अवस्थाएं। सेकंड है फर्टिलाइजेशन। तो देखिए स्पर्म और ओवम के मिलने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? निषेचन। और ये कहाँ होता है? ये क्रिया होती है ओविडक्ट यानी अंडवाहिनियों में, जिससे बनता है जाइगोट, और ये दोनों सेल्स एन हैं और बनने वाली सेल्स है 2n। स्पर्म का केंद्रक तारककाय व बहुत कम कोशिका द्रव्य ही ओवम में एंटर होता है। यानी ओवम में जब स्पर्म एंटर होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, यानी इनके ये फ्यूज़न का मिलने की जो क्रिया है इसे हम बोलते हैं निषेचन। लेकिन जब ये स्पर्म ओवम में एंटर करता है तो अपना बहुत सारा कोशिका द्रव्य बाहर ही त्याग देता है और तारककाय को, तो बहुत कम कोशिका द्रव्य ही इसके अंदर जाता है और तारककाय इसमें एंटर होता है। निषेचन से अंडाणु का केंद्रक फीमेल प्रोन्यूक्लियस तथा स्पर्म का केंद्रक मेल प्रोन्यूक्लियस कहलाता है। तो याद रखना है कि निषेचन जो क्रिया होती है, यहाँ कुछ लिखने में गलती है। निषेचन क्रिया में अंडाणु का जो केंद्रक है उसे हम कहेंगे फीमेल प्रोन्यूक्लियस और स्पर्म का जो केंद्रक है उसे हम कहेंगे मेल प्रोन्यूक्लियस। अब निषेचन की ये इतनी क्रियाएं हैं कि निषेचन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं कि निषेचन पूर्व घटनाएं यानी जो घटनाएं निषेचन से पहले होंगी, उसके बाद है निषेचन पश्चात घटनाएं, निषेचन के समय घटनाएं जो निषेचन के समय होंगी, और लास्ट है निषेचन पश्चात घटनाएं जो निषेचन के बाद होंगी। तो निषेचन में 3 तरह की घटनाएं हैं, पहले होने वाली, निषेचन के समय होने वाली और निषेचन के बाद होने वाली। तो इनमें से हम एक एक घटना को देखेंगे। तो फर्स्ट है आपका निषेचन पूर्व घटना है। तो देखिए निषेचन से पूर्व कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं। तो आप जानते हैं कि निषेचन से पहले ही युग्मक जनन होगा। तो देखिए निषेचन सेकेंडरी oocyte में ओविडक्ट के 1/3 भाग में होता है, जिसे हमने देख लिया था कि इस पार्ट को आप एम्पुला कहते हैं। स्पर्म oocyte या फिर अंडक या अंड कोशिका के टच होने पर मियोसिस सेकेंड पूर्ण कर oocyte ओवम में चेंज हो जाता है। तो आपको याद कर लेना है कि जैसे ही जो oocyte है उसको स्पर्म टच करेगा तभी उसमें मियोसिस सेकेंड होगा और तभी वो oocyte ओवम में चेंज होगा। यानी अंडाणु बनने के लिए सेकेंडरी oocyte में स्पर्म एंड यानी सेकेंडरी oocyte को स्पर्म टच करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए कि ग्राफियन फॉलिकल। अब डायग्राम से हमने ग्राफियन फॉलिकल समझा था। ग्राफियन फॉलिकल के फटने से सेकेंडरी oocyte सेल का निर्माण होता है। ओविडक्ट में सीलिया एंड म्यूकस द्वारा तरंग गति से ओवम गर्भाशय की ओर अग्रसर होता है। कॉइटस के लास्ट में मूत्रजनन छिद्र से वीर्य मादा की योनि में स्खलित होता है। अब ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको याद ही करनी है, समझने के लिए हमें डायग्राम यूज़ करना पड़ेगा। तो एक बार स्खलित वीर्य की मात्रा 3 से 4 ml होती है और इन
इस 3 से 4 ml अमाउंट में स्पर्म होते हैं आपके 3 से 40 करोड़। स्पर्म के जो मूवमेंट की स्पीड है वो है आपकी 5 मिलीमीटर पर मिनट। देख सकते हैं आप कितनी है, 5 मिलीमीटर पर मिनट। मेल सीमन में प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड फीमेल की पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित ऑक्सीटोसिन होता है, ये आपको याद करना है। ओवम द्वारा एक केमिकल फर्टिलाइजन का स्राव होता है व स्पर्म से एंटी फर्टिलाइजन का स्राव होता है। स्पर्म से एंटी फर्टिलाइजन एक प्रोटीन है जो उपस्थित होती है, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इन केमिकल के इफेक्ट से स्पर्म व ओवम की गति निर्धारित होती है और स्पर्म और ओवम की गति जो है यह इनके जो मिलने का जो प्रोसेस है इसे हम फर्टिलाइजन एंटी फर्टिलाइजन रिएक्शन भी कहते हैं। ऐसा इसीलिए है कि जो ओवम है उस पर फर्टिलाइजन प्रोटीन है और जो आपका स्पर्म है उस पर एंटी फर्टिलाइजन प्रोटीन है। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो इस रिएक्शन का नाम हमने फर्टिलाइजन और एंटी फर्टिलाइजन रिएक्शन ही रख दिया। ओव्यूलेशन यानी अंडे का त्याग, ग्राफिन फॉलिकल से जो अंडे का उत्सर्जन होता है उस प्रोसेस को आप ओव्यूलेशन कहते हैं। ओव्यूलेशन के बाद सेकेंडरी oocyte 24 घंटे तक तथा स्खलन के बाद स्पर्म लगभग 48 घंटों तक निषेचन योग्य होता है। ये थी निषेचन से पूर्व घटनाएं। अब हम देखेंगे निषेचन के समय घटनाएं। देखिए, कोइटस के पश्चात स्पर्म योनि से गर्भाशय व गर्भाशय से गर्भाशय नाल में पहुंचते हैं। ये स्पर्म सामर्थ्य धारिता यानी निषेचन करने की क्षमता द्वारा निषेचन क्षमता ग्रहण करते हैं। इस क्रिया में एक्रोसोम पर से ग्लाइकोप्रोटीन लेयर व कोशिका कला की कुछ प्रोटीन्स हट जाती हैं। इसके पश्चात स्पर्म एक्रोसोम द्वारा oocyte के कोरोना रेडिएटा से चिपक जाता है। तो आपको याद कर लेना है कि स्पर्म अपने एक्रोसोम से अंड के कोरोना रेडिएटा से चिपक जाता है। एक्रोसोम से हाई एल्यूरोनिडेज एंड न्यूरीमिनिडेज एंजाइम रिलीज होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं ये एक्रोसोम में स्टोर होते हैं और जब फर्टिलाइजन एंटी फर्टिलाइजन रिएक्शन होती है या फिर एक्रोसोम ओवम के कोरोना रेडिएटा को टच करता है तब ये एंजाइम वहाँ से रिलीज होते हैं। ये एंजाइम्स ओवम के कोरोना रेडिएटा व जोना पेल्लुसिडा को विघटित कर स्पर्म के लिए ओवम में रास्ता बनाते हैं। एक स्पर्म के ओवम में एंटर होते ही जोना पेल्लुसिडा में कुछ, देखिए यहाँ पे रेड पेन से लिखा है जो कि वह काफ़ी स्मॉल है, कि जैसे ही एक ये वाली लाइन देखिए, जैसे ही स्पर्म ओवम में एंटर होता है तो वहाँ पर जो जोना पेल्लुसिडा लेयर है उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। वही लिखा है में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिससे वह अन्य स्पर्म के लिए अभेद हो जाता है, यानी अब उसमें कोई और शुक्राणु एंटर नहीं कर पाएगा। यह क्रिया एक शुक्राणुता या मोनोस्पर्मी कहलाती है। तो ये वर्ड समझने वाला है कि मोनोस्पर्मी या एक शुक्राणुता क्या है, कि मानव के अंड में एक शुक्राणु ही एंटर हो सकता है। इस क्रिया को हम मोनोस्पर्मी या एक शुक्राणुता कहते हैं। यदि ओवम में कई शुक्राणुओं का प्रवेश होता है तो इसे बहुशुक्राणुता कहते हैं, यानी पॉलीस्पर्मी कहते हैं। ओवम में एक स्पर्म के प्रवेश पश्चात ही मियोसिस सेकंड होता है। इससे मैच्योर ओवम बनता है और इसमें फीमेल प्रोन्यूक्लियस होता है तथा एक छोटी पोलर बॉडी होती है। शुक्राणु का प्रवेश सक्रिय ध्रुव के निकट। देखिए, सक्रिय ध्रुव क्या है कि अंडे का वह भाग, मादा अंड या अंडाणु का वह भाग जिस भाग से शुक्राणु
अंडाणु में प्रवेश करता है उस भाग को हम कहते हैं सक्रिय ध्रुव। कि तो शुक्राणु का प्रवेश सक्रिय ध्रुव के निकट से होता है। शुक्राणु का केंद्रक ओवम के मध्य में पहुंचकर 180 पर घूम जाता है। तो याद रखना है कि जब शुक्राणु ओवम में एंटर हो जाता है और उसके मध्य में पहुंचने पर 180 डिग्री पे घूमता है, इस समय शुक्राणु बड़ा होकर मेल प्रोन्यूक्लियस कहलाता है। अब फीमेल प्रोन्यूक्लियस मेल प्रोन्यूक्लियस की ओर खिसकता है। यह गति मैथुन पथ कहलाती है। तो मैथुन पथ यानी कॉपुलेशन पाथ क्या है? जब फीमेल का न्यूक्लियस यानी फीमेल का प्रोन्यूक्लियस मेल प्रोन्यूक्लियस की ओर अग्रसर हो या उसकी तरफ आकर्षित होता है, इस गति को आप मैथुन पथ या कॉपुलेशन पाथ कहते हैं। इन दोनों युग्मकों के या फिर इन केंद्रकों के संयोजन से दोनों के समेकन से डिप्लॉइड यानी द्विगुणित जायगोट यानी युग्मनज बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका निषेचन पश्च घटनाएं। इसमें निषेचन बाद होने वाली सभी घटनाएं आएंगी। तो देखिए, निषेचन के बाद तेजी से माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन होता है। अब आप देख रहे हैं इवेंट्स आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, यानी निषेचन के बाद कौन सी घटनाएं होती हैं। तो देखिए, निषेचन के बाद जो युग्मनज बनता है उसमें तेजी से समसूत्री, माइटोसिस का मतलब है समसूत्री विभाजन की क्रिया होती है। इसी के साथ गर्भाशय की ओर ये युग्मनज गति करता है, यानी युग्मनज की गति और उसमें समसूत्री विभाजन की क्रिया एक साथ हो रही है। निषेचन के लगभग 8 सप्ताह बाद जाइगोट भ्रूण यानी एम्ब्रियो में परिवर्तित हो जाता है। 8 वीक के बाद तथा जन्म से पूर्व एम्ब्रियो को हम फीटस कहते हैं। अब यह आपको याद रखना है कि 8 सप्ताह तक जो जाइगोट है, इसे 8 सप्ताह का जो जाइगोट यानी युग्मनज है, इसे आप कहेंगे भ्रूण। और 8 वीक के बाद यानी 8 सप्ताह के बाद और जन्म से पहले इस युग्मनज को हम कहेंगे फीटस। जन्म के बाद से 1 साल तक जो शिशु है, जो आपका बालक है, बच्चा है, उसे हम कहते हैं शिशु या इन्फेंट। युग्मनज से शिशु के जन्म तक होने वाली सभी परिवर्तन जो हैं, इन्हें हम भ्रूणीय परिवर्धन कहते हैं। अब आप टॉपिक देखेंगे क्लीवेज, यानी इसे हिंदी में आप कहते हैं विदलन। तो देखिए, जाइगोट से मोरूला तक जितने भी परिवर्तन होते हैं वो सभी कैसे हैं? जितने भी सेल डिवीज़न होंगे वो होते हैं समसूत्री विभाजन। और ये जो प्रोसेस है इसे हम कहेंगे क्लीवेज। तो एक कोशिकीय जाइगोट से बहुकोशिकीय मोरूला बनने की जो क्रिया है इसे आप कहेंगे क्लीवेज। और युग्मनज से मोरूला बनने की क्रिया में 4 समसूत्री विभाजन होते हैं। निषेचन के 24 घंटे बाद मानव का जो युग्मनज है इसमें विदलन प्रारंभ होता है। अब विदलन वही क्रिया है जिससे जाइगोट मोरूला में चेंज हो जाए। अब विदलन प्रारंभ होने का मतलब है कि इसमें समसूत्री विभाजन प्रारंभ हो गया है। समसूत्री विभाजन अंडवाहिनी में होता है, यानी अंडवाहिनी में ही युग्मनज के अंदर समसूत्री विभाजन प्रारंभ हो जाता है, जिसमें सेल्स की संख्या व डीएनए की मात्रा में वृद्धि होती है। देखिए, यहाँ पर हमने युग्मनज के आकार की बात नहीं की, केवल सेल्स की संख्या और उसके डीएनए की मात्रा में वृद्धि होगी, यानी युग्मनज का जो आकार है वो वैसा ही रहेगा, सेम। युग्मनज में प्रथम समसूत्री विभाजन से 2 सेल्स बनती हैं। ये सेल्स कोरक खंड कहलाती हैं और इन्हें इंग्लिश में हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। तो जाइगोट में ये जो समसूत्री विभाजन होता है, यानी जो क्लीवेज होगा, इससे जो 2 सेल्स बनती है इन्हें हम क्या कहते हैं? कोरक खंड यानी ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। अब देखिए, ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं विदलन के प्रकार।
और ये विदलन के प्रकार योग की मात्रा के आधार पर हैं, यानी अंडे में या ओवम में जो योग है उसकी क्या मात्रा है उसके आधार पर दिया गया है। देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे दो भागों में बांटा गया है। एक है पूर्णभंजी और दूसरा है अंशभंजी, या इसे अपूर्णभंजी भी कहा जाता है। आपको साथ साथ इंग्लिश वाले नाम होलोब्लास्टिक और मीरोब्लास्टिक याद होने चाहिए। देखिए, पूर्णभंजी में क्या है कि योग की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ पे अंडे का पूर्ण रूप से विदलन होता है, यानी पूरे अंड में जो कोशिका है वो दो भागों में बढ़ जाती है। जबकि अंशभंजी भंजी में जब मान लेते हैं कि ये आपका एक अंशभंजी एग है, इसमें क्या होगा, किसी एक किनारे पे जो योग है वो ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर जो कोरक खंड बनेंगे यानी जो विभाजन होगा वो इस सेल का पूरा ना होकर इस योग के बाहर ही रहेगा, इधर नहीं आएगा। लेकिन अगर यहीं पर आप पूर्णभंजी की बात करें तो मान लेते हैं ये पूर्णभंजी है और इसमें क्या है, अल्प पीतक होता है। अल्प पीतक होता है या बहुत कम पीतक होगा, तो यहाँ पर जो कोरक खंड यानी जो कोशिका बनती हैं वो बिल्कुल इस तरीके से दो भागों में बढ़ जाती है। तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए, कैरेक्टर याद कर रहे हैं कि पूर्णभंजी कहाँ होगा, जहाँ पर आपके समपीतकी व अल्पपीतकी अंडे हों और इन अंडों को, ये जो अंडे हैं दो कोरक खंडों में बढ़ जाते हैं। अब जो दो कोरक खंड बने हैं उन्हें भी हमने, उनमें से एक को जो भाग होंगे, एक को हम कहते हैं समान पूर्णभंजी और एक को कहते हैं हम असमान पूर्णभंजी। यानी कोरक खंडों का निर्माण कैसा हो रहा है, उनके आकार पे हमने इसे समान पूर्णभंजी और असमान पूर्णभंजी कहा। समान पूर्णभंजी में दोनों का कोरक खंडों का आकार समान होगा, जिसके एग्जाम्पल है मानव और एम्फियोक्सिस। असमान पूर्णभंजी में दोनों कोरक खंडों का आकार असमान होगा, जिसके एग्जाम्पल है टेडपोल का तीसरा विदलन। अब देखिए, अंशभंजी आप जान गए कि जो विदलन रेखा है या जो खांच है या जो कोरक खंड हैं वो पूर्ण रूप से बटे हुए नहीं होते। देखिए, इसमें दो कोरक खंडों में पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। विदलन खांच यानी विदलन खांच मान लेते हैं ये एक एग है, इसमें यहाँ कहीं पीतक है, तो विदलन खांच जो इसको दो भागों में बांट दे, तो विदलन खांच आप जानते हैं पीतक से बाहर की तरफ ही रहेगी। तो ये जो लाइन आपने कर दी है यही विदलन खांच है। तो यहाँ पर विदलन खांच में केवल एनिमल पोल पर ही पाई जाती है। एनिमल पोल किसे कहेंगे, जहाँ पर कोशिका द्रव्य की संख्या ज़्यादा होती है, या फिर हम कह सकते हैं जहाँ केंद्रक है। और ये काम होता है अतिपीतकी व असंपीतकी अंडों में, और इन्हें भी हमने दो भागों में बांटा है। एक है बिंबाब और एक है सतही। बिंबाब यानी एक डिस्क। तो यहाँ पर विदलन खांचे केवल एक छोटी सी संरचना में होती हैं। जैसे आप ले सकते हैं कि मान लीजिए एक एग है आपके पास, ये मान लेते हैं कि एक एग आपके पास ये है, इसमें यहाँ क्या है, पीतक है, और किसी भी एक कॉर्नर पे क्या होगी, एक छोटी सी डिस्क पाई जाएगी, और ये जो डिस्क आपने बनाई है इसी में न्यूक्लियस होगा। और तो जो भी विदलन रेखा बनेंगी वो इतने भाग में ही बनेंगी। अगर ऐसा हो रहा है तो इसे हम कहते हैं बिंबाब। और अगर विदलन रेखा इस पूरी सतह पर, यानी अंडे का जो एक कवच है इसकी पूरी सतह है इस पर बनती हैं, तो इसे हम कह देते हैं सतही। तो देखिए, विदलन खांचे केवल साइटोप्लाज्म के बिंब तक सीमित रहती हैं, यानी वो जो डिस्क है इसमें रेप्टाइल्स और एवीज के एग आते हैं। अब सतही में विदलन खांचे परिधि पर पीतक रहित साइटोप्लाज्म तक सीमित रहती हैं, यानी मान लीजिए कि इसमें ये एक एग है और इसमें पीतक बहुत ज़्यादा होगा। अब जो विदलन खांचे बनेंगी वो वहीं पर यहीं किनारे किनारे बनती हैं, यानी जो एग है उसकी इस तरह परिधि पर बन जाती हैं। यह है आपका सतही विदलन, और इसमें ये पाया जाता है इंसेक्ट यानी कीटों में और अधिकांश मछलियों में। अब हम देखते हैं कि क्लीवेज का सिग्निफिकेंस क्या है, यानी इसका महत्व क्या है। तो देखिए, जो दैहिक कोशिकाएं हैं, दैहिक कोशिकाओं के समान जो कोरक खंड ब्लास्टोमेर्स यानी कोरक खंड में केंद्रक एवं साइटोप्लाज्म का अनुपात पुनः स्थापित हो जाता है, यानी एक जैसा बना रहता है। एक कोश के भ्रूण तथा बहुकोश के भ्रूण में परिवर्तित होता है। तो हम जानते हैं विदलन में एक कोश के भ्रूण बहुकोश के भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। युग्मनज को साइटोप्लाज्म
दो अलग अलग ब्लास्टोमेर में विभाजित हो जाता है, यानी यहाँ पे कोनी का आएगा। युग्मनज का जो साइटोप्लाज्म है वो दो अलग अलग ब्लास्टोमेर्स यानी कोरक खंडों में बंट जाता है। अब हम देख रहे हैं क्लीवेज इन ह्यूमन एग। देखिए, तो इसमें जो फर्स्ट विभाजन के बाद दो ब्लास्टोमेर्स बनते हैं, सेल्स की संख्या में वृद्धि होगी, आकार में वृद्धि नहीं होगी। दूसरा विभाजन फर्स्ट के समकोण पे होगा। इट मीन्स अगर फर्स्ट विभाजन इस तरह हुआ है तो सेकंड विभाजन इस तरह से हो जाएगा। इसी प्रकार 2 से 4, 4 से 8, फिर 8 से 16 ब्लास्टोमेर्स का निर्माण होता है। ये संपूर्ण प्रक्रिया ओविडक्ट्स में ही होगी, यानी ह्यूमन बॉडी में जो आपका फर्टिलाइजेशन है वो ओविडक्ट के एम्पुला में होगा। ओविडक्ट और एम्पुला के पास आसपास होता है और वहाँ पर ही ये क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ पर 16 ब्लास्टोमेर, 16 ब्लास्टोमेर यानी कोरकखंड बन जाते हैं। अब ये ह्यूमन जाइगोट इस टाइम यानी जब उसमें 16 ब्लास्टोमेर हैं तब ह्यूमन जाइगोट 0.1 mm व्यास का होता है। निषेचन के पश्चात चौथे दिन, याद रखेंगे, निषेचन के पश्चात चौथे दिन की समाप्ति पर यह 4 समसूत्री विभाजन के बाद, ये थोड़ी में लिखने में गलती हो गई, 4 समसूत्री विभाजन के बाद 16 ब्लास्टोमेर्स का एक गोल संरचना बनाता है, यानी गोल भ्रूण बनाता है और इस भ्रूण को हम मोरूला कहते हैं। तो आप याद कर लेंगे कि जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ है उसके चौथे दिन मोरूला का निर्माण हो चुका है और इस मोरूला में 16 कोशिकाएं हैं और ये इन सब में समसूत्री विभाजन हुआ है और ये 16 कोशिकाओं से बनी रचना जो मोरूला है ये कैसी है, एक गोल और ठोस संरचना होती है। तो इस तरीके से आपने मोरूला के बारे में पढ़ा है। अब आगे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ मोरूला, यानी इसमें कौन कौन से प्रोसेस हैं फॉर्मेशन ऑफ मोरूला। तो देखिए, आप जान चुके हैं कि 16 कोरक खंडों या ब्लास्टोमियर से बनी जो ठोस व गोल रचना है इसे ही मोरूला कहते हैं। इसका आकार कैसा होगा, युग्मनज के समान होगा, क्योंकि हमने यहाँ देखा था कि यहाँ आकार में वृद्धि नहीं होती। देखिए, आकार में वृद्धि नहीं, सेल्स की संख्या में वृद्धि हो रही है। यहाँ पे देखिए कि सेल्स की संख्या में वृद्धि, आकार में नहीं। तो इसका आकार जो है वो युग्मनज के समान रहता है। इसमें पक्षमाभीय व पेशी संकुचन गतियाँ होती हैं जिससे यह अंडवाहिनी के नीचे की ओर गति करता है, यानी गर्भाशय की ओर गति करता है। मोरूला निषेचन के लगभग 4 से 6 दिन बाद गर्भाशय में पहुंचता है। चौथे दिन मोरूला का निर्माण हो जाता है, लेकिन इसे गर्भाशय की भित्ति तक पहुंचने में 4 से 6 दिन, यानी निषेचन के बाद से हमने काउंट किए हैं 4 से 6 दिन लग जाते हैं। इस अवस्था में मोरूला के चारों ओर ज़ोना पेल्लुसिडा का स्तर होता है। तो आप याद कर लेंगे कि इस अवस्था में मोरूला के चारों ओर ज़ोना पेल्लुसिडा का एक लेयर पाई जाती है। इसके बाद देखिए कि मोरूला में साइटोप्लाज्म यानी जो कोशिका द्रव्य है में वृद्धि नहीं होती, परंतु आनुवांशिक पदार्थ में वृद्धि होती है। इट मीन्स डीएनए की मात्रा में वृद्धि होती है। इसमें 2 कोशिकीय स्तर पाए जाते हैं, एक है बाहर की ओर और एक है अंदर की ओर। बाहर की ओर जो स्तर है उसका नाम है बाह्य कोशिकीय स्तर और जो अंदर की ओर है इसका नाम है आंतरिक कोशिकीय या फिर भीतरी कोशिकीय पिंड, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं इनर सेल मास और शॉर्ट में हम किसे कहते हैं ICM। और जो आपका बाह्य कोशिकीय स्तर है इसे आप आउटर सेल लेयर कहते हैं। अब देखिए, जो बाहरी कोशिकीय स्तर क्या है, इसकी जो सेल्स हैं इन सेल्स से पोष कोरक का निर्माण होता है जो प्लेसेंटा के निर्माण में भाग लेती हैं। प्लेसेंटा एक ऐसी रचना है जो भ्रूण को मादा के गर्भ से जोड़ के रखती है। अब देखिए, भीतरी कोशिकीय पिंड में क्या है कि यह सेल्स का समूह भ्रूण बीज या फिर एम्ब्रियोब्लास्ट कहलाता है। तो ये कोशिकाओं का एक समूह है जिसे आप भ्रूण बीज या एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं और इसी से पूरे भ्रूण का निर्माण होता है। इससे ही भ्रूण के अंग बनते हैं, यानी उसका निर्माण होता है। अब इसे हम डायग्राम से देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस पूर्व कोरक पुटी का मतलब है
ब्लास्टुला अवस्था मानव में ये जो कोरक भवन है, देखिए ये जो नाम है पूर्व पूर्व कोरक पुटी। तो मोरूला के बाद ब्लास्टुला स्टेज आती है और ह्यूमन ब्लास्टुला को हम कोरक पुटी कहते हैं। तो ये क्या है, फर्टिलाइज्ड एग है जिसका निर्माण निषेचन के 4 से 6 दिन तक हो जाता है। इसमें बाहर की ओर लेयर है ज़ोना पेल्लुसिडा और अंदर की ओर जो लेयर है वो है इनर सेल मास। अच्छा यहाँ देखिए, बाहर की ओर लेयर आपने बाह्य कोश के स्तर पढ़ी थी, लेकिन बाह्य कोश के स्तर के बाहर भी जो है उसका नाम है ज़ोना पेल्लुसिडा। और ये जो इनर सेल मास है, यहाँ आप देख सकते, देखिए सबसे बाहर जो लेयर है वो है ज़ोना पेल्लुसिडा और सबसे अंदर जो लेयर है, सबसे अंदर ये जो सेल्स लिखी हैं, ये जो आपने ब्लू पेन से सेल्स देख रहे हैं, इन सेल्स को हम कहते हैं इनर सेल मास। और इन ब्लू सेल्स के बाहर की ओर जो रेड सेल्स बनाई गई हैं, इन्हें हम कहते हैं बाह्यकोशिकीय स्तर, जिसको हिंदी में हम पोषकोरक कहते हैं। अब देखिए आप, ये पोषकोरक नाम आपको यहाँ दिखाया गया है। तो अब ये देखिए, जो इनर सेल मास है यानी जो आंतरिक कोशिकाओं का समूह है, इसकी वो कोशिकाएं जो पोषकोरक के टच में होती हैं, उन्हें हम कहते हैं रॉबर की सेल्स। यानी ये रॉबर साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन सेल्स के बारे में बताया था। अब आप देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट या कोरक पुटी, और याद रखेंगे कि ब्लास्टुला को ही हम कोरक पुटी कहते हैं केवल ह्यूमन के केस में। तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, गर्भाशय की गुहा से ग्लाइकोजन युक्त पोषक तरल स्रावित होता है। इसे गर्भाशयी गुहा या यूटेराइन मिल्क कहते हैं। भ्रूण ज़ोना पेल्लुसिडा द्वारा इसका अवशोषण करता है। तो इस यूटेराइन मिल्क को भ्रूण अवशोषित करता है, यानी इससे वो न्यूट्रिशन लेता है। मोरूला में 2 से 3 दिन यूटेराइन मिल्क के अवशोषण से आउटर सेल लेयर व इनर सेल मास के मध्य लिक्विड से भरी एक गुहा बनती है। इस गुहा को कोरक गुहा या ब्लास्टोसील कहते हैं। तो याद कर लीजिए कि जो आपका मोरूला था वो एक सॉलिड स्ट्रक्चर थी, लेकिन जो ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट जब बनता है तो इसके अंदर एक होलो कैविटी यानी एक गुहा का निर्माण हो जाता है। उस गुहा को हम कहते हैं कोरक गुहा। जैसे जैसे इस ब्लास्टोसिल में वृद्धि होती है तो इनर सेल मास भ्रूण में एक ध्रुव की ओर सीमित हो जाता है, यानी एक किनारे पर इकट्ठा हो जाता है। यह अवस्था कोरक पुटी तथा भ्रूण ब्लास्टुला कहलाता है। इस समय ज़ोना पेल्लुसिडा समाप्त होने लगता है और इसके अंदर की सेल्स चपटी होकर पोषकोरक यानी ट्रोफोब्लास्ट का निर्माण कर लेती हैं, यानी ट्रोफोब्लास्ट कहलाती हैं। नेक्स्ट देखिए कि ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स पोषण व सुरक्षा प्रदान करती हैं और प्लेसेंटा का निर्माण भी करती हैं। और इनर सेल मास तो भ्रूण का ही निर्माण करता है, इसे हम भ्रूण बीज या एम्ब्रोप्लास्ट भी कहते हैं। इसमें एक और एनिमल पोल व दूसरी ओर वेजिटल पोल होता है। कोशिकीय पुंज के ऊपर पाई जाने वाली ट्रोफोब्लास्ट सेल्स रॉबर की सेल्स कहलाती हैं। ये बात हमने डायग्राम में देखी थी। आगे देखिए भ्रूण का रोपण। अब रोपण का अर्थ है कि जो ये भ्रूण बना है ये किस तरह से गर्भाशय की भित्तियों से अटैच हो जाता है। तो इस रोपण को हम देखते हैं। देखिए रोपण, जिसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं, इसमें ब्लास्टोसिस्ट का ज़ोना पेल्लुसिडा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। यूटेराइन मिल्क द्वारा यह गर्भाशय भित्ति के संपर्क में आता है। इस स्तर की सेल्स लाइटिक एंजाइम्स का स्राव करती हैं। भ्रूण गर्भाशय की अंतःभित्ति की सेल्स को नष्ट कर भक्षण करता है। इस प्रकार गर्भाशय के आंतरिक स्तर से जुड़ जाता है और इसे ही रोपण कहते हैं। तो शॉर्ट में आप कह सकते हैं कि भ्रूण का गर्भाशय
से अटैच हो जाना या जुड़ जाना, उसकी आंतरिक भित्ति में समा जाना ही रोपण कहलाता है और यह क्रिया निषेचन के 7 से 8 दिन बाद हो जाती है। आगे देखते हैं। अब देखिए हैं रोपण के प्रकार। तो आपके पास रोपण के प्रकार हैं। फर्स्ट है केंद्रीय या पृष्ठीय। इसमें पृष्ठीय रोपण होता है, यानी इसे पृष्ठीय रोपण भी कहते हैं और इसमें गर्भाशय स्तर से जुड़ता है भ्रूण। इस तरह का रोपण पाया जाता है शशक यानी खरगोश और मांसाहारी जीवों में और निम्न स्तर के प्राइमेट्स में। इसके बाद है संकेंद्री। इसमें गर्भाशय की श्लेष्म का स्तर भ्रूण को पूर्ण रूप से ढक लेता है। एग्जाम्पल हैं चूहा, गिलहरी आदि। लास्ट है अंतराकाशी। इसमें भ्रूण गर्भाशय ऊतक में पूर्ण रूप से धसा रहता है। इसके एग्जाम्पल हैं मनुष्य, बंदर, सूअर आदि। रोपण के पश्चात तीव्र विभाजन होता है और इस विभाजन में जो रसांकुर होते हैं वो अवशोषण का काम करेंगे। रसांकुर गर्भाशय की ओर बहुकेंद्रीय हो आंतरिक स्तर में प्रवेश कर पोषण ग्रहण करता है। प्रारंभ से रसांकुर भ्रूण के चारों ओर निकलते हैं, बाद में केवल एक स्थान पर रहकर अपरा यानी प्लेसेंटा का निर्माण करते हैं। देखिए अपरा हमने बात की थी, एक ऐसी रचना है जो भ्रूण को मादा के गर्भ से जोड़ के रखती है और यही रचना भ्रूण के श्वसन, पोषण, उत्सर्जन का कार्य करती है। ओह सॉरी, देखिए आगे। दूसरे सप्ताह में इनर सेल मास 2 स्तर में बढ़ जाता है। ऊपर अधिकोरक यानी एपीब्लास्ट और नीचे अधःकोरक यानी हाइपोब्लास्ट। तो जो अब दूसरा सप्ताह है उसमें ICM 2 भागों में बटेगा, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट में। अब देखिए जो अधिकोरक यानी एपीब्लास्ट है में तरल से भरी एक कैविटी या गुहा होती है जिसे आप उल्ब गुहा या एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। इस गुहा की सेल्स चपटी होकर अधिकोरक सेल्स की गुहा की कला यानी उसकी मेम्ब्रेन बनाती हैं, जिसे उल्बी कला या एमनियोटिक मेम्ब्रेन कहते हैं। तो एमनियोटिक कैविटी की जो बाहरी झिल्ली है उसे हम एमनियोटिक मेम्ब्रेन कह देते हैं। नेक्स्ट देखिए कि अधिकोरक का शेष भाग अधःकोरक से यानी एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट टच में आ जाते हैं। यह बड़ी व स्तंभी सेल्स का एक हरा स्तर है। यह हाइपोब्लास्ट से मिलकर एमनियोटिक कैविटी व ब्लास्टोसील्स के मध्य एक चपटे द्विस्तरीय भ्रूण या जननिक स्तर का निर्माण करता है। जर्मिनल डिस्क में हाइपोब्लास्ट की घनाकार सेल्स का एक कोशिकीय स्तर होता है। अब हाइपोब्लास्ट सेल्स संख्या में बढ़कर ट्रोफोब्लास्ट स्तर के नीचे नीचे पूरी ब्लास्टोसील के चारों ओर फैलकर बाह्य सीलोमी कला या एक्सोसीलोमिक मेम्ब्रेन का निर्माण करती हैं। इससे घिरी ब्लास्टोसील गुहा को अब प्राथमिक पीतक कोश कहते हैं। पीतक कोश की सेल्स से बाह्य भ्रूणीय मध्य त्वचीय सेल बनती हैं। मध्य त्वचीय सेल्स एमनियोटिक कैविटी व योक सैक पीतक कोश में बढ़ जाती हैं। इससे योक सैक की कैविटी छोटी हो जाती है। इसमें मध्य त्वचा की सेल्स 2 भागों में बढ़ जाती हैं। अब देखिए ये जो 2 भाग आपके बने थे उन भागों को देखते हैं हम। फर्स्ट है बाह्य त्वचीय अंतरांगीय मध्य त्वचीय स्तर। ये क्या है? योक सैक की दीवार है। और जो दूसरा है बाह्य भ्रूणीय दैहिक मध्य त्वचीय स्तर, ये पोषकोरक की ओर होता है। अब देखिए वह स्थान जहाँ पर जर्मिनल डिस्क जुड़ती है संयोजक वृंत या कनेक्टिंग स्टाल्क कहलाता है। बाद में यह नाभिक रज्जु या अम्बिलिकल कॉर्ड बनाता है। तो ये कुछ थ्योरी है जो आपको याद ही करनी है।
आगे देखिए कि ये जो आपने संयोजक तंतु पढ़ा था, संयोजक तंतु के बाद हाइपोब्लास्ट की सेल्स अपनी संख्या में वृद्धि करती हैं तथा यॉर्क सैक की आंतरिक भित्ति पर फैल जाती हैं, जिससे यॉर्क सैक छोटा होकर द्वितीय यॉर्क सैक बनाता है तथा शेष भाग कुछ समय के लिए बाह्य गुहे पुटी के रूप में बन जाता है। और यहाँ आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि देखिए ये जो सेल्स थी आपकी ट्रोफोब्लास्ट सेल थी जिसे आपने पोषकोरक कहा था। अब इन सेल्स की वो कोशिकाएं, ये जो अंदर वाली सेल्स हैं जो रेड हैं, इन्हें हमने आईसीएम कहा था और बाहर की जो ये सर्कल बन रहा है इसे आपने पोषकोरक कहा था। इसके अंदर जो गुहा है इसे आप कोरक गुहा कहते हैं। और यहाँ पर आईसीएम की सेल्स को आपने भीतर कोशिकीय पिंड कह दिया है, तो ये एक ही चीज़ के अलग अलग नाम हैं। जब ये वृद्धि करते हैं या गर्भाशय से अटैच होते हैं तो गर्भाशय की वृद्धि में देखिए इनकी बाहरी भित्ति से कुछ ये सेल्स गर्भाशय की भित्ति में रेड कलर की सेल्स एंटर हो जाती हैं। इन सेल्स को हम समकोशिकीय पोषकोरक कहते हैं, वास्तव में विलाई हैं। अब यहाँ पर देखिए ये गर्भाशय की भित्ति है पूरी, इसमें गर्भाशय उपकला है और गर्भाशय उपकला के अंदर की ओर गर्भाशयी श्लेष्म होता है। तो पोषकोरक के अंदर की ओर फिर से कोशिकीय पोषकोरक है और आईसीएम को आपने क्या भ्रूण बीज कह दिया है। यहाँ से इस डायग्राम को देखिए, इसमें आपको सिर्फ याद करना है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ है। तो देखिए ये जो पूरा एम्ब्रियो है जो गर्भाशय से अटैच है, ये जो आपको लाइन दिख रही है जिसे हमने लिखा है गर्भाशय ग्रंथि, ये देखिए ये जो लाइन है ये और ये आपका गर्भाशय है जिसे आपने गर्भाशय श्लेष्म कला या गर्भाशय ग्रंथि लिखा, यानी गर्भाशय में जो ग्रंथियाँ हैं ये लिख दिया। यहाँ पर ये खाली संरचना दिखाई दे रही है जिसे आपने लिखा है प्रिमिटिव यॉर्क सैक। देखिए बाहर की ओर आपका पोषकोरक भाग है, इस पोषकोरक में भी बाहर की ओर है केंद्रीय पोषकोरक और अंदर की ओर है कोशिकीय पोषकोरक। तो आप याद रखेंगे कि पोषकोरक दो भागों में बढ़ जाता है, एक है बहुकेंद्रीय, सॉरी बोलने में मिस्टेक हो गई, यहाँ है बहुकेंद्रीय पोषकोरक और इसके अंदर की ओर है कोशिकीय पोषकोरक। तो बहुकेंद्रीय पोषकोरक में हर एक सेल में बहुत सारे केंद्रक हैं, जबकि कोशिकीय पोषकोरक में कोशिकाएं पाई जाती हैं। इससे अंदर की ओर देखिए आपने यहाँ डायग्राम में दिख रहा है कि सेल्स हैं जिसे आप कहते हैं एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट और इस एपीब्लास्ट के नीचे की ओर हाइपोब्लास्ट सेल हैं और इन दोनों के बीच में ये जो डिस्क है जो कि आपको दिख रही है, ये जो डिस्क है इस डिस्क को हम कहते हैं जर्मिनल डिस्क। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। ये नाम दिया गया है ब्रायोसिलोमिक कला, ये जो बाहरी वाली मेम्ब्रेन है इसमें हम कहते हैं ब्रायोसिलोमिक कला। आप इस डायग्राम को 2-3 बार प्रैक्टिस करना तभी ये आ पाएगा। और यहाँ देखिए लिखा है कि लगभग 9 दिन का मानव भ्रूण है, एक 9 दिन का जो मानव भ्रूण होता है उसकी संरचना कुछ इस तरह से होती है। अब देखिए ये थ्योरी है कि इम्प्लांटेशन या रोपण या सगर्भता हार्मोन क्या है, तो इसमें ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, ये आपको रीड ही करना है। तो देख लीजिए कि ब्लास्टोसिस्ट जब पोषकोरक के साथ जुड़ता है तो जरायुज कला यानी कोरियन नामक बाह्य भ्रूण कला बनना प्रारंभ होती है। कोरियन गर्भाशय की एंडोमेट्रियम यानी अंतः भित्ति के साथ अपरा यानी प्लेसेंटा बनाता है। तो आपको याद रखना है कि प्लेसेंटा कौन बना रहा है, कोरियन बना रहा है। यह ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का स्राव करती है जिसे हम एचसीजी हार्मोन भी कहते हैं। गर्भावस्था में एचसीजी ल्यूटिनाइजिंग का कार्य करता है। एचसीजी कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा प्रोजेस्टेरॉन का नियंत्रण भी करता है। आगे देखिए कि प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय के अंत स्तर को बनाए रखता है तथा मासिक स्राव या मेंस्ट्रुअल को रोकता है। गर्भावस्था के 16 सप्ताह बाद प्लेसेंटा से प्रोजेस्टेरॉन का स्राव होने लगता है जिससे पीतपिंड की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। मानव में
2 माह तक होने वाले परिवर्धन को भ्रूण काल कहते हैं, यानी एम्ब्रियोनिक पीरियड कहते हैं। 2 माह के बाद होने वाले परिवर्धन गर्भकाल कहलाता है। और भ्रूणीय काल के अंत तक भ्रूण कलाएं विकसित हो जाती हैं तथा प्रमुख वयस्क अंगों के स्थान सुनिश्चित हो जाते हैं।